मेमोरी के बारे में हम लोग इसको जानने का प्रयास कर रहे थे। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है इसकी भी चर्चा हम लोग की है। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग इस स्मृति की विधियां पर हम बताएंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी में आपकी है तात्कालिक मेमोरी, अस्थाई मेमोरी, अस्थाई स्मृति, तार्किक स्मृति, चारित्रिक फोटोग्राफिकल स्मृति और यांत्रिक स्मृति, सक्रिय एक्टिव मेमोरी और पैसिव निष्क्रिय मेमोरी। कई इसके प्रकार होते हैं, लेकिन एक अच्छी स्मृति की जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण है। एक अच्छी स्मृति की ये विशेषता है कि एक तो वो जब आवश्यकता हो तब वो सारी बातों को रिकॉल कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले और पूर्ण रूप से आए। हमने कुछ पढ़ा, कुछ समय अंतराल के बाद उसकी आवश्यकता पड़ी और हमने रिकॉल किया, और रिकॉल करते समय हमें पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से, अगर वो हमारे चेतन मस्तिष्क पर वो अगर आ जा रही है तो हम इसकी ये अच्छी विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता हो सकती है कि जो कुछ भी पढ़ा जाए वो तत्क्षण उसका एक कॉन्सेप्ट फार्मूलेट होने लगे। अब हम पढ़ रहे हैं और हम उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी एक अच्छी स्मृति की वो विशेषता नहीं कही जाएगी। एक घटना का दूसरी घटना से इसका संबंध भी एक अच्छी स्मृति की विशेषता है। कि जैसे हमने कोई चित्र, कोई रूप या कोई स्थान विशेष को हमने देखा और फोटो के रूप में है। आप कहीं किसी बार घूमने गए हैं और दूसरी कुछ 2-4 वर्ष बाद फिर उसी स्थान पे जा रहे हैं और जाते ही आपको स्मृति में आ जा रही है, तो ये एक अच्छी स्मृति की विशेषता कही जाएगी। आपने उसका क्यों चित्र देखा, रास्ते से गए, गाड़ी में हैं और दृश्य गुजरा और आपके तुरंत स्मृति में आ गए कि ये स्थान है, हम यहाँ पे आए थे। तो ये अच्छी स्मृति की एक विशेषता हो गई। मेथड्स ऑफ मेमोरी, थोड़ा सा इसको हम लोग इस पर परिचित इसको बात कर लें कि इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इसकी पहली विधि है पूर्ण विधि। जो इसकी मेथड होती है वो है पूर्ण विधि। इस विधि में पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़कर स्मरण किया जाता है। पूर्ण विधि वैदिक परंपराओं में और पूर्व काल में इस प्रकार की स्मृति का ज्यादा सहारा लिया जाता था। गुरु पढ़ाना स्टार्ट करता था और अपनी पूरी बात समाप्त करने के उपरांत ही विश्राम लिया जाता था, या जहाँ पर विश्राम का होता था, आज की तरह नहीं कि हम बच्चों की क्षमता और उसकी आवश्यकता और उसकी रुचि और उसका मन पसंद को हम लोग ध्यान में दे रहे हैं। वहाँ पर पूर्ण से स्टार्ट आज करना है, 3 घंटा पढ़ाना है। गुरु अपना विषय वस्तु 3 घंटा जो भी उसका एक लंबा निर्धारित विषय होता था, उस विषय पर कंप्लीट करके ही उस अपनी बातों को वो समाप्त करता था। तो ये विधि हो गई पूर्ण विधि। आधुनिक समय में पूर्ण विधि की
इसकी परिकल्पना अब ये साकार रूप में नहीं है। मनोविज्ञान का जैसे जैसे उद्भव और इसका विकास हुआ है, तो मनोविज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप अब ये पूर्ण विधि जो है कि पाठ को, जैसे कि उदाहरण के लिए घरों में हम लोग कथा वथा सुनते हैं, तो एक बार में कथा स्टार्ट हुई और संपूर्ण समाप्त होने के बाद ही लोग उठते हैं। उसी प्रकार पहले वैदिक काल में, पूर्व समय में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी और यही शिक्षण विधि भी थी। अब इसमें आप सभी विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। जिनकी स्मृति, जिनकी मेमोरी काफी शार्प है और अस्थाई मेमोरी है, वो बच्चों के लिए ये फायदेमंद होता था। हम लोग आज स्मृति के जो भी कारण रहा हो, आज अल्प स्मृति लोगों की हो गई। विषय वस्तु की अधिकता कहिए, खान पान का दोष कहिए, रहन सहन का दोष कहिए, परिस्थितियों का दोष कहिए, अन्य जो भी अन्य मनोवैज्ञानिक और वैचारिक जो भी कारण रहे हों, लेकिन ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि इतने मोटे मोटे वेद और अक्षरशः विद्यार्थी उसको कंठस्थ कर लेते थे। कंठस्थ ही नहीं, पांडुलिपियों का विकास तो बहुत बाद में हुआ। आज की तरह टाइपिस्ट और कंप्यूटर का विकास नहीं था जिस समय। हजारों वर्ष पूर्व जो भी ये ज्ञान का जो हस्तांतरण हुआ, ट्रांसफर ऑफ जो नॉलेज की जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती, ट्रांसफर होता रहा, उन ट्रांसफर होने में स्मृति का बड़ा योगदान है। आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं, जरा अपने कल्पना शक्ति को जरा विस्तार दीजिए और अपने मस्तिष्क पर जरा जोर दीजिए और इस बात पर विचार कीजिए कि जो वेद आज पढ़ने में इतने गूढ़, इतने क्लिष्ट और इतने जटिल हैं कि आज भी जो प्रकांड विद्वान, मैं विद्वान की बात नहीं करता, उद्भट विद्वान, प्रकांड विद्वान, जिन पर ईश्वर का एक प्रकार से वरद हस्त है, वो लोग भी अभी इसका ठीक ठीक तरीके से वाचन नहीं कर पा रहे हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनवरत कई हजार वर्षों तक हस्तांतरित होती रही, तो लोगों की स्मृति कितनी शार्प होगी। आज शिक्षा व्यवस्था में रटंत विद्या को, रटंत शिक्षा को हटा दिया गया है। लेकिन जरा एक शिक्षक के रूप में इसकी इमेजिनेशन कीजिए कि जो भी हमारी वैदिक जो ज्ञान विज्ञान था, जो वो सनातन और पुरातन जो चिंतन था, जिसको आज पूरा विश्व मानने को विवश है, उन प्राचीन विरासत को हमारे, जिनको हम लोग जो विद्यार्थी ही वो लोग थे, आचार्य ही थे, टीचर ही थे, जो आज इनको हम लोग तब मनीषी, महर्षि, महात्मा, मुनि जो भी नाम से जानते हैं, उन सारे ग्रंथों को याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रही बिना किसी लिखित रूप के। एक वेद को
4 वेद हैं, एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगता था। 2 वेद को पढ़ने में 24 वर्ष, 3 वेद को पढ़ने में 36 वर्ष और 4 वेद को पढ़ने में 48 वर्ष व्यतीत होते थे। इसके बाद अन्य जो भी प्रकार की जो शिक्षाएं थीं, ज्योतिषशास्त्र, धनुर्विद्या, व्यवहारिक विद्या, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, ये जो भी कर्मकांड, ये जो अन्य जो विषय थे, ये आपके लगभग 12 वर्ष में ये समाप्त होता था। तो 48, 12, 60 हर वर्ग की अलग अलग पढ़ने की आयु होती थी। तो एक कॉमन आयु के अगर 5 वर्ष लेके चला जाए तो लगभग 55-60 वर्ष तो बीत गए शिक्षा में, और इधर के 5 वर्ष लगभग 65 साल तो गुजर गए केवल शिक्षा में, वेदों के अध्ययन में। इसीलिए जो वहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे पेपर 2 में वैदिक परंपरा, बौद्धकालीन परंपराओं में जो भी शिक्षा की जो विधियाँ थी, तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी कि कितना धैर्य होगा कि व्यक्ति 60-65 वर्ष तक केवल वेदाभ्यास में ही वो रमण करता था। उसके सामने किसी अन्य उद्दीपक नहीं खड़े होते थे। इसीलिए अरण्य में शिक्षा दी जाती थी, जंगलों में। जितने ज़्यादा उद्दीपक प्रस्तुत होते हैं, आज मनोविज्ञान की भाषा में जितने ज़्यादा उद्दीपक होंगे उतनी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं उससे हमारी ऊर्जा का व्यय होगा और हमारा अटेंशन का वो डाइवर्ट होगा। और जब तक हमारा अटेंशन नहीं बन पाएगा, जब तक हमारी एकाग्रता और नहीं स्थापित होगी, हमारी चित्त वृत्तियां नहीं बनेंगी, तब तक ये सारी बातें स्मृति पटल पे अंकित नहीं होंगी। तो स्मृति पटल पर ये बातें अंकित हों, इसके लिए एकाग्रता का होना बड़ा जरूरी है। वैदिक परंपराओं में इसीलिए चित्त वृत्तियों का जो निरोध शब्द जो आया वो उसी का परिणाम है। जितना ज्यादा हम अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए चित्त वृत्तियों का शमन कर देंगे, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जब सारी जब बातें जब फलित हो जाती हैं तब जाके उत्कृष्ट स्मृति का विकास होता है। तो स्मृति का पूरे मानव के जीवन में ही स्मृति का काफी महत्व है। तो इस प्रकार हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि स्मृति का कितना बड़ा रोल है शिक्षा में। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर व्यवहारिक स्तर पर भी देखें तो स्मृति एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना शिक्षा तो दूर की बात है, हम अपने जीवन के व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भी व्यवहार हम सीखते हैं तो एक सीखी गई व्यवहार पर ही दूसरे ज्ञान का प्रतिस्थापन होता है। एक बात सीखा और भूल गए तो फिर दूसरा स्टार्ट होगा क्या? किसी बच्चे को रोज पहाड़ा पढ़ाइए और वो भूल जाए तो फिर त्वरित मैथमेटिक्स के
सवालों को कैसे हल करेगा। इस प्रकार स्मृति का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।